देखो क्या कह रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टिपिकल ट्रीटमेंट ऑफ टिपिकल फ्लूइड टर्बिड सरफेस वाटर। क्या कह रहा है, टिपिकल टर्बिड सरफेस वाटर, जो आपका टर्बिड वाटर है उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो जो टर्बिड वाटर है उसको आप कैसे साफ करेंगे? तो ये कह रहा है कि भाई पहला जो ऑप्शन है, पहले फ्लोकुलेशन होना चाहिए उसके बाद कोगुलेशन होना चाहिए। तो यहीं पे बात गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोगुलेशन पहले होता है उसके बाद में फ्लोकुलेशन। ए गलत, बी गलत। तब या तो सी होगा या डी होगा। कोगुलेशन हुआ, फिर फ्लोकुलेशन हुआ, फिर फिल्टरेशन हुआ, फिर सेडिमेंटेशन हुआ। नहीं भाई, सबसे पहले आप सेडिमेंटेशन करेंगे, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्टरेशन। तो ये होना चाहिए इसका आंसर, 4.46 का होना चाहिए डी। ठीक, एक बार हम देख लेते हैं। हाँ, 4.46 का डी इन्होंने दिया हुआ है कि नहीं? 4.46 का डी, ठीक है, हमारा आंसर सही था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है कि एक जनरल आइडिया होना चाहिए बच्चे के पास कि किस तरीके से। अब देखो, अभी इस क्वेश्चन को करो फटाफट। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रीटमेंट प्रोसेस। किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ये सब प्रोसेस हैं, तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए? कोगुलेशन, फिर सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, डिसइंफेक्शन, फिल्ट्रेशन। देख के बताओ। ठीक है, देखो सबसे पहले होना चाहिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? चलो सबसे पहले हमने कोगुलेशन कर लिया, फिर उसके बाद हमने सेडिमेंटेशन कर लिया, फिर उसके बाद हमने फिल्ट्रेशन कर लिया, और डिसइंफेक्शन सबसे बाद में होता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर होना चाहिए। 4 5 का कंट्रोल जी, 1342। 1342 कौन सा है? डी। तो देख लेते हैं 4 5 का डी है कि नहीं। 4 5 का है, 4 5 का डी है। ठीक, चलो। देखो अब हम थोड़ा जैसे पहले जाते जा रहे हैं तो क्वेश्चंस आसान आने लगे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं 4 4 पर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग रिक्वायर रीकार्बोनेशन? किस में रीकार्बोनेशन की जरूरत पड़ती है? रीकार्बोनेशन हमने बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ा था, ये लाइम सोडा ऐश प्रोसेस के अंडर आता है। ये टिक लगाया आंसर। ठीक है, तो अगर अब बच्चे को इतना ही पता है, ये टिपिकल क्वेश्चन है जो आपको एसएससी और आरआरबी में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। स्वीप कोगुलेशन के लिए क्या होना चाहिए? स्वीप कोगुलेशन हम कब प्रेफर करते हैं? वो ये पढ़ा था ना, हाई हाई टर्बिडिटी, लो एल्कलिनिटी, ये सारी चीजें पढ़ी थी। विच कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस वाटर क्वालिटी पैरामीटर विल इंडिकेट स्वीप कोगुलेशन? के इनमें से किस में आपको स्वीप कोगुलेशन का इस्तेमाल करना चाहिए? हाई टर्बिडिटी, लो एल्कलिनिटी। तो बेटा इसको तो याद रख लो, मेरे हिसाब से याद रखना ही अच्छा है। ठीक है, इसका आंसर है बी। हाई अल्कलिनिटी प्रोवाइड हाई कंसंट्रेशन ऑफ विच, इतना इतना। बी का क्या मतलब हुआ? हाई टर्बिडिटी और हाई अल्कलिनिटी। ठीक, तो आप बस इसे याद रखो। वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको। हाई टर्बिडिटी हाई अल्कलिनिटी है तो हम स्वीप कोगुलेशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो अगला देखो, पढ़ो इसको। 4.42, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर? देखो कैसे करेंगे इसको। हाँ सुप्रिया, दिख रहा है तुम्हें?
गुड मॉर्निंग। देखो ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजाइन पैरामीटर, इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट डिजाइन पैरामीटर है यूज्ड इन डिजाइन ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक। कंटिन्यूअस फ्लो मतलब कि पानी उसमें कंटिन्यूअसली बह रहा है और ताकि सेडिमेंटेशन पार्टिकल इस तरीके से नीचे बैठे। फॉर रिमूवल ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल, देखो बेटा इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सरफेस ओवरफ्लो रेट। ठीक है, इसी पर ही आधारित होता है, तो 4.42 का हो गया बी। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, प्रीडोमिनेंस ऑफ कंपाउंड और एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को तो चाहे रहने ही दो। इसके लिए तो जो हमने रिएक्शन वगैरह देखी थी, ठीक है, ये हमने 3 रिएक्शन देखी थी, तो आई थिंक ये इतना ज्यादा डीप में हो जाएगा ये। देखो 4.41, ये 3 रिएक्शन देखी थी हमने। जब पानी में क्लोरीन को मिलाया जाता है तो HOCl बनता है। फिर जो HOCl है ये अमोनिया के साथ रिएक्ट के मोनोक्लोरोमीन बनाता है। फिर यही मोनोक्लोरोमीन HOCl के साथ रिएक्ट करे डाइक्लोरोमीन। फिर इसके बाद ये ट्राइक्लोरोमीन। ठीक, ये वाली रिएक्शन कब होती है? जब पीएच 7.5 से ज्यादा हो। ठीक है, ये वाली रिएक्शन कब होती है? डाइक्लोरोमीन 5 से 6.5 तक की पीएच पे। ये वाली रिएक्शन कब होती है? जब पीएच आपका लेस देन कितना हो? 4.5। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें हैं, इन चीजों को हम क्या रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। ठीक है अजय। मेरे हिसाब से तो ये रिएक्शन ही ध्यान रख लो, यही काफी है, और पीएच वगैरह में इतना डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया कि चलो ये ठीक है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब हम आ जाते हैं असर्शन रीजन वाला जो क्वेश्चन है उस पे, क्या कह रहा है ये। अ डिस्क्रीट पार्टिकल, कोई छोटा पार्टिकल है जिसका डायमीटर d0 है। ठीक, सेटलिंग इन अ सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक, क्या कर रहा है वो? सेटल हो रहा है किसमें? सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक में। फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ। ठीक, चलो पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक, सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ, ये बात ठीक है। क्यों? क्योंकि जो रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक होता है उसमें स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है, ये अज्यूम किया जाता है। द डाउनवर्ड सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल इन अ सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक डज नॉट चेंज विद टाइम, गलत। जो डाउनवर्ड सेटलिंग वेलोसिटी है वो समय के साथ चेंज नहीं होती यार। सॉरी, हमें इतना तो पता है कि जैसे जैसे ये डिस्कस किया था ना हमने कि जैसे ये आपका सर्कुलर टैंक है, मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये सर्कुलर टैंक हुआ, पानी यहाँ से इंड्यूस होता है, पानी ऐसे बाहर की तरफ जाता है। तो जैसे जैसे पानी आगे की तरफ बढ़ता है सर्कुलर एरिया बढ़ता चला जाता है। ठीक, एरिया बढ़ता है तो वेलोसिटी कम होती है। ठीक, तो इतना तो पक्का है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कम होती है, और जो डाउनवर्ड वेलोसिटी है यार उसका मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि डाउनवर्ड वेलोसिटी बढ़ती है। देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो घटती है। क्यों? क्योंकि जैसे पार्टिकल है उसकी दो वेलोसिटी होंगी, एक तो बाहर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ वाली भी घटनी चाहिए आई थिंक। चलो देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। इसका आंसर 4.40 बी, मतलब दोनों सही हैं। हॉरिजॉन्टल when the flow in the horizontal velocity of the particle is continually decreasing as the distance from the center increases। ठीक, ठीक है बेटा, ये क्या कह रहा है? जब पार्टिकल जो जब पार्टिकल ठीक इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक, तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी घटती चली जाएगी। ये मैंने एक्सप्लेन किया था, ये देखो Q बराबर क्या होता है? A इंटू वेलोसिटी। जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेगा एरिया बढ़ता चला जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पार्टिकल की कम होती है, लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक, तो बी का मतलब दोनों आंसर सही हैं। देखते हैं क्या कहा, कहाँ गया। द डाउनवर्ड सेटलिंग वेलोसिटी डज नॉट चेंज, जो डाउनवर्ड वेलोसिटी है वो नहीं चेंज होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है बेटा, चलो अब आ जाओ।
व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट कोगुलेशन मैकेनिज्म, इनमें से कौन सा प्रीडोमिनेंट कोगुलेशन मैकेनिज्म है फॉर रॉ वाटर हैविंग हाई टर्बिडिटी हाई एल्कलिनिटी। अगर हाई टर्बिडिटी और हाई एल्कलिनिटी है, देखो बेटा इसी पे दूसरा क्वेश्चन आया है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, हाई टर्बिडिटी हाई एल्कलिनिटी होती है तो कौन सा कोगुलेशन होता है, स्वीप कोगुलेशन। ठीक, तो इसको याद रख लो, जब इतनी बार पूछा जा रहा है तो भाई स्वीप कोगुलेशन हमें पता होना चाहिए, 1.39 का सी। ठीक। अब मुझे भी नहीं याद कि भाई स्वीप कोगुलेशन होता क्या था, लेकिन हाई टर्बिडिटी हाई एल्कलिनिटी इतनी बार मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ। ठीक, चलो अब आगे देखो। लिस्ट वन है आपका डिसइंफेक्टेंट और लिस्ट टू है प्रॉपर्टी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक, अब ये देख लो, जो क्लोरीन है, क्लोरीन को आप किससे मिलाओगे, क्लोरीन, ओजोन, आयोडीन और अल्ट्रावायलेट रेज। नो कार्सिनोजेनिक रिजल्ट, ineffective with the presence of suspended solid, not affected by ammonium ion, feasible residual oxygen। ठीक है, अब देखो कोड भी देखने पड़ेंगे इसके, इतना आसान तो नहीं है ये, तो मैं कोड ले लेता हूँ यहाँ से। हाँ बेटा देखो, अब ए के साथ या तो चार जुड़ेगा या एक जुड़ेगा। ठीक है, चार या एक। ए है क्लोरीन, चार है फीजिबल रेजिडुअल ऑक्सीजन, यार ऑक्सीजन का तो कोई मतलब मुझे लगता नहीं है, क्लोरीन के साथ रेजिडुअल क्लोरीन तो मिलती है लेकिन। ठीक है, एक क्या है, नो कार्सिनोजेनिक रिजल्ट, इससे कैंसर नहीं होता है। भाई देखो क्लोरीन पानी में बहुत मिलाया जाता है पब्लिक सप्लाई में, किसी को आज तक कैंसर होने की दिक्कत नहीं आई है। तो ए का मेरे हिसाब से वन होना चाहिए, तो या तो बी होगा आंसर या डी होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओजोन, ओजोन का क्या है, अब या तो दो होगा ओजोन का या तीन होगा। दो क्या है, इनफेक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, जो है ये इनइफेक्टिव है इन द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। जो सस्पेंडेड सॉलिड है, मान लीजिए पानी में टर्बिडिटी है, मैलापन है, कोलॉइड, सिल्ट, क्ले, इस तरीके के पार्टिकल है, तो ये इनइफेक्टिव हो जाती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, नॉट अफेक्टेड बाई अमोनियम आयन, इस पे अमोनियम आयन का प्रभाव नहीं पड़ता, मुझे इसमें भी कंफर्म नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। सी क्या है, आयोडीन, आयोडीन का, चलो ये तो फिर चार हो ही गया, सी का चार हो ही गया। अब डी है अल्ट्रावायलेट रेज, इसी के ऊपर आधारित है, क्या मैं इस क्वेश्चन को कर पाऊंगा या नहीं। क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज इनइफेक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, ये बात सही है, डी आंसर हो जाएगा। भाई जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, यूवी रेज, ठीक, वो जब पानी पर पड़ती हैं, वॉयलेट कलर की जो रेज होती हैं ये, इस पानी में जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, मतलब जो भी वेस्ट वो है ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको डिकम्पोज कर देगी। लेकिन अगर पानी टर्बिड है, तो ये टर्बिड, ये किरणें अंदर तक जा ही नहीं पाएंगी। ठीक है, तो नॉट इनइफेक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड। ठीक है बेटा, तो और ओजोन का हो जाएगा नॉट अफेक्टेड बाय अमोनियम आयन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है अजय, देखो हमें एक दो चीजें नहीं भी पता थी लेकिन क्वेश्चन हो गया। ठीक, चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज इकोनॉमिकली इफेक्टिव इन, देखो फिर से ये क्वेश्चन आ गया, गिनी वर्म डिसीज, इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट होता है, बताओ। गिनी वर्म डिसीज मैंने बताया था क्या होता है। बालकों, क्या होता है गिनी वर्म डिसीज। हाँ, पैर में वो जो कीड़ा दिखाया था ना मैंने, सुप्रिया को याद नहीं है शायद, अभी सुबह ही सुबह तुम्हारा जी कच्चा करवाता हूँ। ठीक है, ये होता है देखो, देख रहे हो इसके पैर में से क्या निकल रहा है, इसे बोलते हैं गिनी वर्म डिसीज। तो कोई आदमी जो तालाब है, तालाब के आसपास जो गंदा पानी है, उसे अगर पी लेता है बिना छाने, तो ये जो कीड़ा है बहुत ही
बहुत ही वैसा होता है, ये शरीर में प्रवेश कर जाता है और पैरों में जाके बैठ जाता है और फिर धीरे धीरे वहां बढ़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है ये कई फुट लंबा हो जाता है, तो इसे बोलते हैं गिनी वर्म डिसीज। ठीक, तो ये किससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन से, मात्र फिल्ट्रेशन से हो जाएगा। चलो, ये क्या है अगला क्वेश्चन देखो। ये तो कुछ तगड़ा ही क्वेश्चन आ गया भाई। देखो, क्लोरीनेशन विद Cl2, जो हम क्लोरीनेशन करते हैं क्लोरीन के साथ, प्रोड्यूसेस हाइपोक्लोरस एसिड HOCl को पैदा करता है, विच में फर्दर डिसोशिएट एज, जो HOCl है आपका, डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ द वाटर, द रिएक्शन, जो HOCl है आपका OCl माइनस और H प्लस में आपका डिसोशिएट हो जाता है। दो रिएक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? HOCl आपका दो उसमें H प्लस प्लस OCl माइनस में जो K है आपका 2.5 into 10⁻⁻8 मोल्स मीटर है 20 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ HCl इन द वाटर एट? तो तेरेगी, इसे तो यार ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, थोड़ा ज्यादा तगड़ा क्वेश्चन कहना चाहिए। जो K है इतना है, ये तो देखना पड़ेगा भाई मुझे भी। चाहे तो इसे हम छोड़ भी सकते हैं। देखो, जो K होता है उसका फॉर्मूला ये होता है H प्लस, इसकी कंसंट्रेशन OCl माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन HOCl की कंसंट्रेशन, ये इसके बराबर है। ठीक है, छोड़ो इस क्वेश्चन को, रहने दो। ये थोड़ा केमिस्ट्री का क्वेश्चन ज्यादा हो गया और इसका क्वेश्चन ये कम हो गया। छोड़ो इसे। इस क्वेश्चन को देखो। ये क्या कह रहा है? लार्ज वियर ओवरफ्लो रेट, अगर आप ओवरफ्लो रेट को ज्यादा रखते हो, विल रिजल्ट इन एक्सेसिव वेलोसिटी एट द आउटलेट ऑफ अ सेटलिंग बेसिन। इससे क्या होगा? जो सेटलिंग बेसिन है उसके आउटलेट पर एक्सेसिव वेलोसिटी होगी। चलो भाई, अगला क्या है? द एक्सेसिव वेलोसिटी विल एक्सटेंड बैकवर्ड इनटू द सेटलिंग जोन, causing particle and flocks which would otherwise be removed as sludge to be drawn into the outlet। ये क्या कह रहा है कि भाई जैसे हमारा लार्ज वियर ओवरफ्लो रेट है, मतलब जो Q अपॉन BL अगर हमने ज्यादा रख दिया तो उसके कारण आउटलेट पर एक्सेस वेलोसिटी होगी। चलो, दीज एक्सेसिव वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी एक्सेस में है, विल एक्सटेंड बैकवर्ड इनटू द सेटलिंग जोन। ये जो एक्सेसिव वेलोसिटी है यहाँ पर भी एक्सटेंड होगी, मतलब कि अगर यहाँ वेलोसिटी तेज है तो पीछे के जोन में जहां सेटलिंग बेसिन है वहां पर भी एक्सेस वेलोसिटी होगी, जिस कारण से कॉजिंग पार्टिकल एंड फ्लॉक्स, वो जो पार्टिकल फ्लॉक्स हैं जो बैठ जाने थे वो नहीं बैठेंगे और पानी के साथ बाहर निकल जाएंगे, विच वुड अदरवाइज बी रिमूव्ड एज स्लज, मतलब कि जो कि स्लज की तरह रिमूव हो जाने थे वो नहीं हो पाएंगे और आउटलेट में बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखो इनका आंसर क्या दिया भाई। देखो, अब अगर या तो इसका आंसर ए होगा या लेट से क्या है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 35 है ना, बी, मतलब कि दोनों सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। द लार्ज वियर ओवरफ्लो रेट कॉज शॉर्ट सर्किटिंग, अच्छा शॉर्ट सर्किटिंग का नाम नहीं लिया, एंड दिस कॉजेज पार्टिकल टू गेट रिमूव्ड विदाउट सेटिंग। यार बात तो सही है, फिर ये शॉर्ट सर्किटिंग ही तो बोल रहा है। ये क्या चीज हुई? ये शॉर्ट सर्किटिंग ही तो हो गई मेरे हिसाब से, और क्या? तो इसका आंसर बेसिकली ये शॉर्ट सर्किटिंग ही तो है, कि मतलब पानी जो है आपका, जो बैठ जाना चाहिए था सेडिमेंट, वो आपका बाहर निकल गया, इसी को तो शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ठीक है, कि तार जुड़ गई आपस में। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए यार। चलो, बाकी अब इन्होंने बी दे रखा है तो क्या ही कर सकते हैं। आगे देखो, फ्लोकुलेटिंग पार्टिकल। देखो, अब जैसे क्या होता है ना क्वेश्चन, चलो मान लीजिए एक बार को हमें क्लियर नहीं हो रहा कि क्या आंसर है क्या नहीं, लेकिन इतना तो हमें कंफर्म हुआ, इतनी चीज तो हमें पता चली कि जो शॉर्ट सर्किट है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब आप रिवाइज करोगे तो शॉर्ट सर्किट को समझते हुए चलोगे कि नहीं इस पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इस चीज को मैं एक बार अच्छे से पढ़ लूं। आगे देखो, फ्लोकुलेटिंग पार्टिकल, जो फ्लोकुलेटिंग पार्टिकल होते हैं सेटल इन द कर्व पाथ इन अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर टैंक डिजाइन फॉर
ये तो बात ही गलत हो गई। जो फ्लोकुलेटिंग पार्टिकल है सेटल इन अ कर्व पाथ। जो फ्लॉक हैं वो रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक में जो कि कांस्टेंट फ्लो रेट पर चल रहा है उसमें कर्व्ड पाथ पे फ्लो हो सेटल होते हैं। नहीं भाई, हमने क्या मान रखा है, अगर रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक है तो उसमें स्ट्रेट पाथ होता है और सर्कुलर होता है तो उसमें पैराबोलिक होता है। ये बात यहीं पे गलत हो गई। The downward settling velocity of particle as well as their respective horizontal velocity remain constant during their stay in tank। ये बात ठीक है। तो ये हम इसका आंसर हो जाएगा डी होना चाहिए इसका आंसर। 4.34। देखते हैं। सी। सी दिया हुआ है। सी का मतलब क्या हो गया, पहला सही है और दूसरा गलत है। हाँ। अच्छा जी। गड़बड़ हो गई बात। सी का मतलब इसने जो हमारी एक्सप्लेनेशन थी वो हो गई गलत। इसने और लॉजिकली किस तरीके से चीज को समझाया है, इसने कहा है कि भाई जो फ्लोकुलेटिंग पार्टिकल होते हैं, इसने कहा ये सही है ये वाला गलत है। यार वैसे इतना डीप का क्वेश्चन मेरे हिसाब से आएगा नहीं, लेकिन एक बार चलो देख लेते हैं इसने क्या एक्सप्लेन किया है। देखो, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो फ्लोकुलेटिंग पार्टिकल है उनकी टाइप टू सेटलिंग होती है। ठीक, फ्लोकुलेटिंग पार्टिकल बेसिकली क्या है, ये यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि जो फ्लोकुलेट पार्टिकल है जैसे जैसे वो सेटल होगा तो और पार्टिकल इससे जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, ये बड़ा बनता चला जाएगा। देखो, स्टोक्स इक्वेशन कैन नॉट बी यूज बिकॉज द फ्लोकुलेटिंग पार्टिकल आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग इन शेप। जो आप स्टोक्स इक्वेशन इस्तेमाल करते हो डिस्क्रीट पार्टिकल के केस में, वो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि जो फ्लोकुलेटिंग पार्टिकल है उनका शेप, साइज और ये सब चेंज होता चला जाता है। देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, बड़ा होता चला गया। इफ लार्ज एग्रीगेट पार्टिकल कलेक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसकी चेंज हो जाएगी और उसके बीच में इनमें बीच में कुछ हवा भी घुसी हुई रहती है। ठीक, तो बैच एनालिसिस ऑफ टाइप टू सेटलिंग। अब ये क्या कह रहा है आगे, द स्लोप एट इंटरने द वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग पार्टिकल इन, जो सेटलिंग सेटिंग है, जो वेलोसिटी ऑफ सेटिंग है, क्योंकि ये पार्टिकल बड़ा होता चला जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। By continued collision and aggregation with other particle, horizontal velocity remains constant। तो इसमें आप ऐसे लिख लेंगे, जो फ्लोकुलेटिंग पार्टिकल है उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जो वर्टिकल वेलोसिटी है, नीचे बैठने की वेलोसिटी है, वो बढ़ती चली जाती है और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है बेटा। तो अब हम आ जाते हैं इसी क्वेश्चन पे। देखो, जो फ्लोकुलेटिंग पार्टिकल है वो कर्व पाथ में सेटल होते हैं, इन्हें लॉन्ग रेक्टेंगुलर। ठीक, अगर ये यहाँ पर लिख देता डिस्क्रीट पार्टिकल, ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। अब इसने लिखा है फ्लोकुलेटिंग पार्टिकल, तो मैं जो मैं पहली एक्सप्लेनेशन दे रहा था वो मैं यही सोच के दे रहा था कि भाई फ्लोकुलेटिंग और डिस्क्रीट एक जैसे हो गए और वही हमने स्टोक्स लॉ वाला इक्वेशन लगा दिया। तो भाई ये बात इसलिए गलत हो जाती है। तो फ्लोकुलेटिंग पार्टिकल, अब इसकी बात सही है, फ्लोकुलेटिंग पार्टिकल सेटल इन कर्व पाथ, ये कर्व पाथ पे सेटल होता है इन अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन फॉर कांस्टेंट फ्लो रेट। ठीक, डाउनवर्ड सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज वेल एज देयर रेस्पेक्टिव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। नहीं भाई, डाउनवर्ड सेटलिंग वेलोसिटी जो है वो आपकी क्या हो जाती है, डाउनवर्ड सेटलिंग वेलोसिटी हमारी
नीचे की तरफ जैसे जैसे हम बैठते चले जाएंगे, जो वो है डाउनवर्ड सेटलिंग वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी अजय, बढ़ती चली जाएगी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो इसलिए ठीक है बेटा, तो ये जो क्वेश्चन है कभी कभी दिमाग को झटका देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस पॉइंट में, इस क्वेश्चन में, चलो आप एक चीज आप नोट कर लेना, फ्लोकुलेटिंग पार्टिकल टाइप 2 सेटलिंग होती है, जिसमें जिसमें पार्टिकल का साइज बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे फ्लॉक बनते चले जाते हैं, और उनकी जो डाउनवर्ड सेटलिंग वेलोसिटी है वो बढ़ती चली जाती है। ये हो गया हमारा। अब आ जाओ इस पे असर्शन रीजन, ये लो भैया, ये एक अच्छा क्या कहना चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है, जो हल्के लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं। देखो, करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, डुअल मीडिया फिल्टर, मल्टीमीडिया फिल्टर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फिल्ट्रेशन रेट। जो उनका फिल्ट्रेशन रेट है उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले सबसे तेज फिल्ट्रेशन जिसका होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। बताओ भाई, सबसे क्या होना चाहिए? मिक्स मीडिया फिल्टर। यार मुझे जो, मैं तो, मेरा जो कॉमन सेंस कह रहा है, मुझे जो लगता है भाई, स्लो सैंड फिल्टर सबसे स्लो होता है। ठीक है, अब अगर इतना सही दिमाग लगाऊं तो ये हो गया आंसर। भाई इतना तो पक्का है कि रैपिड सैंड फिल्टर की जो है वो तेज होती है। ठीक, और इन्होंने बस एक ऑप्शन ऐसा दे रखा है जिसमें स्लो सैंड फिल्टर सबसे तेज है और रैपिड सैंड फिल्टर सबसे गलत है, तो ये तो हट ही गया। और जो स्लो सैंड फिल्टर है और जो डुअल मीडिया फिल्टर है, भाई स्लो सैंड फिल्टर डुअल मीडिया फिल्टर से तो धीरे रेट, ये तो ये भी गलत हो गया। स्लो सैंड फिल्टर, अब या तो ए होगा आंसर या बी। चलो देखते हैं क्या है इसका आंसर। ए दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ए का मतलब, जो मल्टीमीडिया फिल्टर और डुअल मीडिया फिल्टर है लगभग सेम है। ठीक, फिर उसके बाद रैपिड सैंड फिल्टर, फिर स्लो सैंड फिल्टर, इस चीज को आप नोट कर लेना। ठीक है, रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर का मैंने आपको रेट भी कह रखा है कि याद कर लेना। ठीक है, चलो, लो जी, डीक्लोरिनेशन के लिए कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल करते हो बताओ? हाँ भाई, सुप्रिया और अजय। देखो बेटा, डीक्लोरिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड इस्तेमाल होता है इसके लिए। ये देखो, डीक्लोरिनेशन के लिए वही जिसमें सल्फर 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 आ जाता है। ठीक है, ये ऐसे याद रखा करो। इसके लिए जैसे एस सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम थायोसल्फेट एक्टिवेटेड, मतलब ये इस तरीके के जिसमें सल्फर। ठीक है, अमोनिया, सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। तो ये तो बेटा याद ही रहेगा, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। तो ये तो सिमिलर से हैं, सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम थायोसल्फाइड, सोडियम मेटाबायोसल्फाइड, ये तो आपको याद रहेंगे ही। बस थोड़ा सा, एक सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गई, एक्टिवेटेड कार्बन, अमोनिया एज NH4OH। तो ये चीजें देखो बेटा, ये तो याद करनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे पता है कैसे याद रहता है, मैंने इस तरीके का फॉर्मूला मेरे दिमाग में है कि भाई कुछ सोडियम और ये सल्फर ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, सोडियम सल्फर समथिंग कुछ रहता है। तो मैं, मुझे इस तरीके से फॉर्मूले तो याद नहीं है, लेकिन मैंने इतनी बार पढ़ रखा है चीजों को कि मुझे इतना याद रहता है, खोलो, कि भाई कार सोडियम तो था और साथ में कुछ सल्फाइड जैसा लिखा हुआ था, सोडियम सल्फाइड। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, सोडियम सल्फाइड ये एक अलग चीज है।
सल्फाइड अलग होता है, सल्फाइड अलग होता है, तो इसलिए ठीक। बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, पेरोक्साइड ये सब तो नहीं था। चलो, लो भाई ये आ गया। श्मूजेक किस में बनती है? किस में बनती है बेटा? रैपिड सैंड फिल्टर में बनती है कि स्लो सैंड फिल्टर में बनती है? रैपिड में पक्का? चलो, अगर रैपिड में बनती है तो बहुत बढ़िया है, चलो देख लेते हैं। इसके ऊपर तो बहुत डिस्कशन हो रखा था। 4.31 डी। स्लो सैंड फिल्टर, बच्चे कर दी गलती। ऐसे याद रखो, एस से स्मूजेक और एस से स्लो सैंड फिल्टर। ठीक है, अब ये हमेशा याद रहेगा। ठीक। क्या होता था ये भाई? जैसे स्लो सैंड फिल्टर है, सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया। अब आपने जो पानी है जिसका ट्रीटमेंट होना वो डाला, तो पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर था ऊपर आके चिपक जाता था। ठीक है। अब समय के साथ ये ऑर्गेनिक मैटर जो है, इसका साइज बढ़ता चला जाता है। तो ये जो लेयर बन रही है, इसी को क्या कहा जाता है? स्मूजेक कहा जाता है। जैसे पानी इसमें से होकर गुजरेगा, तो जो स्मूजेक है क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी, इसका साइज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो यहीं पर ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा। तो जब ये इसका साइज बढ़ जाता है तो फिर क्या करते हैं? इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, खुरच के निकाल देते हैं। तो हम ऐसे याद रखो, स्मूजेक और स्लो सैंड फिल्टर, बस। चलो, क्लोराइड किस प्रोसेस से आप हटाओगे? बताओ भाई, अजय और सुप्रिया। बेटा ये क्वेश्चन नोट भी करते हो या नहीं? लाइम सोडा से तुम क्लोराइड रिमूव करोगे? वाह बेटा, पढ़ नहीं रहे हो इसका मतलब। वेरी गुड, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लोराइड बेटा, क्लोराइड का क्या मतलब है? मैंने आपको कई बार बताया है, क्लोराइड होता है हमेशा। ये इतने आसान क्वेश्चन तो नहीं देंगे कि सीधे बोल दें सोडियम क्लोराइड। ठीक है। सोडियम क्लोराइड का क्या मतलब होता है? नमक। जैसे ही यहाँ पर अगर क्लोराइड की जगह सोडियम क्लोराइड लिखा होता तो बच्चा तुरंत रिवर्स ऑस्मोसिस लगा देता, लेकिन क्लोराइड्स का मतलब है सोडियम क्लोराइड भी हो गया और पोटेशियम क्लोराइड भी हो गया, या और भी कोई क्लोराइड का आयन जो भी नमक में उपस्थित होते हैं, मतलब इस तरीके के जितने भी कंपाउंड है सारे रिवर्स ऑस्मोसिस से होते हैं। लाइम सोडा प्रोसेस से आप हार्डनेस रिमूव करते हो, कैटायन एक्सचेंज मेथड से हार्डनेस रिमूव करते हो, केमिकल कोगुलेशन से आप कोगुलेशन करते हो। ठीक है बेटा, चलो। अब देखो, एलम कोगुलेशन, आपने कोगुलेशन किससे किया? फिटकरी से। तो क्या क्या चीजें उसके साथ एसोसिएटेड हैं? देखो जरा, क्या क्या होना चाहिए। अगर आप फिटकरी पानी में मिलाते हो तो डिक्रीज इन एल्कलिनिटी, एल्कलिनिटी कम हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड फ्लॉक्स, ये बात ठीक है। पीएच उसकी कम हो जाती है। एन इंक्रीज इन परमानेंट हार्डनेस, जो परमानेंट हार्डनेस है वो बढ़ जाती है। देखो क्या होना चाहिए आंसर। ये हमने जब कोगुलेशन पढ़ा था उसमें ये सारी बातें डिस्कस की थी, लेकिन जब एक बार क्वेश्चन आता है ना निकल के एग्जाम में, तो फिर कंफ्यूजन होती है कि यार ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि ये जो मैंने क्वेश्चन लिखाया है इस पे मारो स्टार। ठीक है। और जब आप रिवाइज करोगे तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ना, क्योंकि ये पूरी की पूरी इसने फिटकरी घोलने की प्रोसेस आपको रिवाइज करवा दी। ठीक है। तो क्या क्या होगा इसका आंसर? चलो देखते हैं। 4.29। यस। लो भैया, इतना बड़ा इसने एक्सप्लेनेशन दे दिया। देखो, पहली बात, व्हेन एलम इज एडेड टू वाटर कंटेनिंग एल्कलिनिटी, अगर फिटकरी को ऐसे पानी में ऐड किया जाता है जिसमें एल्कलिनिटी है। एल्कलिनिटी का मतलब जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट है,
हाइड्रोजन कार्बोनेट अल्कलिनिटी का मतलब क्या हो गया, बेसिकली पानी जो है आपका हार्ड है, तो ये रिएक्शन होती है। ठीक, सच दैट ईच मॉल ऑफ एडेड से इतना छोड़ो, द अबव रिएक्शन शिफ्ट द कार्बोनिक एंड डिक्रीजेस द पीएच। ये कहता है कि जो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है उससे जो पीएच है घट जाती है। ना यार, वही खोल लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा था, ऐसे रहने दो। ठीक है, बार बार नई चीज। सबसे पहले डिक्रीज इन एल्कलिनिटी, इन्होंने पहले हम देख लेते हैं आंसर क्या क्या दिया है। इन्होंने आंसर दिया है सी। सी का मतलब 1 2 3 4 सारे पॉइंट इसके सही हैं। चलो कोगुलेशन पे चलते हैं इसमें। ये तो फ्लॉकुलेशन है। ठीक है बेटा, अब आ जाओ। देखो ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उठ के आया है तो भैया फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, केमिकल फार्मूला एलएम का फिट करेगा, केमिकल फार्मूला ये होता है। ठीक, एलएम रिएक्ट्स, ये वाली जो एल्केलिनिटी होती है, देखो ये रिएक्शन है, ये होगी आपकी फिट करी, ये होगी एल्केलिनिटी टू फॉर्म जिलेटिनस प्रेसिपिटेट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यही जो प्रेसिपिटेट होता है ये एक जेल की तरीके का होता है। ठीक है, और यही जेल जब नीचे बैठता है तो अपने साथ इंप्यूरिटीज को चिपकाता हुआ चला जाता है। ठीक, तो ये जो इसमें एक ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या है। अरे कौन सा क्वेश्चन था, 29 था ना। देखो दूसरा यहीं से फिट बैठ जाता है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड फ्लॉक्स ऑफ एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम है AlOH3, हाइड्रोक्साइड फ्लॉक्स, जो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है उसका फ्लॉक बनता है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से ठीक हो गया। ठीक है, तो जो हमने पढ़ रखा है वहीं से चीजें निकलेंगी। लेकिन रिवीजन के ऊपर बात है, कितना बच्चे ने रिवीजन कर रखा है, और वो भी क्वेश्चन देख के। ठीक है, जब क्वेश्चन उठेगा, अब देखो क्वेश्चन उठा था तो मैंने फिर से अपने नोट्स खोले। ये चीज आपको याद कराएगी, बार बार नोट्स पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्वेश्चन करो और जहां अटके वहां पे फिर खोलो, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दो। देखो यहाँ पे जो आपने नोट्स बना रखे हैं वहां पे लिखो इंपॉर्टेंट, और लिखो ESC 2004 या 2005 जब भी आया था। तो जब भी आपका खोलोगे नोट्स रिवाइज करने के लिए खोलोगे तो ये बात तुम्हारे दिमाग में वो करेगी। ठीक है बेटा, 1 मिनट। हाँ बच्चों देखो, दूसरा, दिस रिएक्शन इंड्यूसेस परमानेंट हार्डनेस, इस रिएक्शन के कारण परमानेंट हार्डनेस भी आती है। देखो ये रिएक्शन आप देखो क्या बन रहा है, कैल्शियम सल्फेट बन रहा है, ये क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस भी होती है। तो क्या इस तरीके का भी कोई उन्होंने वो दिया है परमानेंट हार्डनेस वाला? इट इंक्रीजेज इन परमानेंट हार्डनेस। ठीक है बेटा, दूसरा चौथा भी सही हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। द टर्बिडिटी एंड कलर, ये हटा दो, जार टेस्ट ये नॉर्मल एलम, इससे हमारे संबंधित नहीं है। इस चीप ये कलर ये सब हटाओ। अब आ जाता है ये चीज, एल्कलिनिटी कोगुलेशन रिलेशनशिप, आगे की चीजें उन्होंने यहाँ से पूछी। ठीक, द कोगुलेशन ऑफ मेटेलिक salts releases hydrogen ion, this hydrogen ion neutralizes alkalinity if initial
alkalinity of water is low, coagulation will result in further reduction of pH। क्या कह रहा है भाई, क्या कह दिया ये? coagulation of metallic salts, जो metallic salt हैं उससे क्या होगा, हाइड्रोजन आयन बनते हैं। यार इसका बढ़िया एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा। या ये है ना बेटा, इसमें देखते हैं, ये पुरानी किताब है। ये जो फिल्ट्रेशन हो गया, फिल्ट्रेशन से पहले है ना कोगुलेशन, लोकुलेशन आ गया, फिर आएगा, अच्छा ये सेडिमेंटेशन है। इन्होंने सारा तो कॉपी कर रखा है। सेम बात इसने लिख रखी है, ये मास्टर ने सेम उसने लिख रखा है। द कोगुलेशन ऑफ मेटेलिक साल्ट्स रिलीजेस हाइड्रोजन आयन। चलो भाई हम इसी से ही फिर करने की शुरू करते हैं। जो मेटेलिक साल्ट होते हैं, मेटेलिक साल्ट कौन से हो गए, जैसे कैल्शियम सल्फेट, ठीक, और दूसरा हो गया मैग्नीशियम सल्फेट, ये मेटेलिक साल्ट हो गया। रिलीजेस हाइड्रोजन आयन, अगर इनका हम कोगुलेशन करते हैं तो हाइड्रोजन आयन निकलता है। अब हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या होता है, एसिडिटी बढ़ गई, ठीक। दूसरी बात, दीस हाइड्रोजन आयन इन न्यूट्रलाइज, ये क्या करेंगे भाई, हाइड्रोजन आयन है, इसका जो विपरीत होता है, राइवल होता है, वो एल्कलिनिटी होता है। ये हाइड्रोजन आयन एल्कलिनिटी के साथ रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। यदि प्रारंभ में एल्कलिनिटी कम है तो कोगुलेशन से क्या होगा, पीएच आपकी गिर जाएगी। इसलिए ऑप्टिमम पीएच मस्ट बी मेंटेन, इसलिए जो पीएच है आपकी ऑप्टिमम होनी चाहिए ताकि बेस्ट कोगुलेशन हो, ठीक। क्योंकि एल्कलिनिटी होनी चाहिए तभी आपकी हाइड्रोक्साइड फ्लॉक फॉर्मेशन होगी। लो एल्कलिनिटी वाटर मस्ट बी एडेड विद लाइम, ठीक। तो ये कह रहा है कि आपकी एल्कलिनिटी होनी चाहिए तभी ये रिएक्शन करेगा। चलो अब इस पे चलते हैं क्वेश्चन पे। अब ऐसे ही खोजा जाता है क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, अब देखो एलम कोगुलेशन से क्या होता है, डिक्रीज इन एल्कलिनिटी,
ठीक है, ये बात भी हमारी फिट बैठ गई। क्यों? क्योंकि जैसे हम एलएम से कोगुलेशन करते हैं तो पीएच हमारी घटती है। भाई पीएच हमारी घट रही है, इसका मतलब एल्कलिनिटी कम हो रही है। और दूसरा, अ स्लाइट डिक्रीज इन पीएच ऑफ ट्रीटेड वाटर। ठीक, तो ये चार ऑप्शन इस तरीके से हमारे सही हुए। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, जो फिल्ट्रेशन की थ्योरी होती है इन वाटर ट्रीटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म कम इनटू प्ले व्हेन वाटर इज फिल्टर्ड थ्रू अ फिल्टर बेड। अगर आप फिल्टर बेड से पानी को होकर निकालते हैं तो इनमें से कौन कौन से फिनोमिना आपके फिल्टरेशन में आते हैं। ठीक है, देखो भाई कैसे कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखो पहला तो ये बात तो ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग होगी। मैकेनिकल स्ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है? जैसे ये हमारी क्या है, सीव है। सीव क्या कहना चाहिए भाई, ये थियोरी फिल्ट्रेशन की बात कर रहा है। मतलब बात फिल्टरेशन का शब्द आए तो इसका मतलब दो ही चीजों की बात हो रही है। अगर वाटर ट्रीटमेंट है, एक तो स्लो सैंड फिल्टर और एक रैपिड सैंड फिल्टर, इन्हीं की बात कर रहा है ये, और किसी तरीके की फिल्टर की बात नहीं कर रहा। तो ऊपर होती है सैंड, नीचे होता है ग्रेवल। ठीक, तो जब सैंड है, इससे पानी होकर गुजरेगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो एक तरीके से ये जो सैंड की ऊपर की परत है एक छलनी की तरह का काम करेगी। ठीक है, तो ये मैंने क्या दिखा रखी है, एक छलनी दिखा रखी है। इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है आके फंसेगा। ठीक, तो इसी को बोला जाता है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। ठीक, तो पहला ऑप्शन सही है। तो इसकी वजह से मैं फटाफट इन ऑप्शंस को हटा दूंगा। एक तो बी हटाऊंगा और सी हटाऊंगा। ठीक, दूसरा, अब या तो ए सही होगा या डी सही होगा। ठीक, चार ऑप्शन सही है, छठा ऑप्शन सही है, चार ऑप्शन सही है, छठा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही, छठा ऑप्शन सही। ठीक, अब या तो दो सही होगा या तीन सही होगा। ठीक है, या तो दो ऑप्शन सही होगा या तीसरा ऑप्शन सही होगा। देखो बेटा, हमने कुछ भी पढ़ा, हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में नहीं पढ़ा। रैपिड सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर में पानी आता है ऊपर से और नीचे निकल जाता है। ठीक है, तो कहीं पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रित बल जैसी कोई चीज नहीं। अपकेंद्रित बल कब लगता है? जब पानी गोल गोल घूमता है। ठीक है, तो इसी से हमारा डी गलत और ए सही। दूसरी बात क्या? कैपिलरी एक्शन। भाई कैपिलरी एक्शन हो सकता है, क्यों हो सकता है भाई? सैंड है, सैंड है, वो भी फाइन सैंड है और ये ग्रेवल है। तो जब पानी इससे होकर गुजरेगा तो भाई कैपिलरी प्रभाव सैंड में ही तो होता है। तो हाँ भाई, ये लॉजिक बैठ रहा है कि कैपिलरी एक्शन हो सकता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम आंसर निकालते हैं। ये तो दो चीजें अगर बच्चे को पता है, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग और थोड़ा बहुत उसने अपना कॉमन सेंस लगा लिया कैपिलरी एक्शन, तो वो आंसर निकाल देगा। ठीक है, अगर उसे इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमिना इसका नहीं पता, ऑस्मोटिक फोर्स इसका नहीं पता, बैक्टीरियोलॉजिकल एक्शन इसका नहीं पता, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने, एग्जामिनर ने क्वेश्चन इतना बड़ा दे दिया कि हाथ पांव फूल गए देखते ही, कह रही है पता नहीं क्या क्या लिख दिया। ठीक है, इसलिए हिम्मत भी रखनी होती है, धीरे धीरे क्वेश्चंस को करने की कोशिश। मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ये। कौन सा क्वेश्चन था ये? 4.28। ठीक है, वाह भाई, इन्होंने तो डी दे दिया। 4.28 का डी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? क्या बात कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? एक्सप्लेनेशन देखनी पड़ेगी। बताओ, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने एक्सप्लेन किया, अब इन्होंने आंसर डी दे दिया। लो भाई देखते हैं। प्रिंसिपल इन द ग्रेनुलर फिल्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट केमिकल फिजिकल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक। डिस्क फिल्टर, ये डिस्क फिल्टर कहाँ से आया भाई? ये तो डिस्क फिल्टर की बात कर रहा है। अब डिस्क फिल्टर तो हमने पढ़ा नहीं। वो स्ट्रेनिंग तो है, सेडिमेंटेशन, इंपैक्शन, इंटरसेप्शन, एडेशन, फ्लोकुलेशन, केमिकल फिजिकल एब्जॉर्प्शन, बायोलॉजिकल ग्रोथ। इसने भी ज्यादा एक्सप्लेन किया नहीं इसको। क्या करें? 3 या 2? कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन नहीं लिया इसने। क्या कर सकते हैं यार, डिस्क फिल्टर देखते हैं क्या होता है, वो देखना पड़ेगा फिर अब।
यार इस तरीके के क्वेश्चन तो फिर मुझे तो ये इनअप्रोप्रिएट लगते हैं। DISFILTER। ये कुछ डिस्क फिल्टर होता है भाई, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो होता होगा। देखो भाई ये भी देख लो डिस्क फिल्टर कैसा होता है, ये ऐसा होता है। ठीक है, इसमें पानी जाएगा ऐसे। ठीक है, ये पानी गया इसमें इस तरीके से, और फिर ये घूमेगा पानी जो है। और ये जो फिल्टर लगे हुए होते हैं, जैसे ये इधर फिल्टर लगे हैं ऐसे ऐसे ना, और ये ऐसे घूमता है यूं करके। अब ये घूमेगा तो क्या होगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, जो मिट्टी के कण हैं वो बाहर की तरफ आ जाएंगे और फिर वो निकल जाएंगे, ऐसा ही कुछ होता होगा यार। यार ये तो रैंडम क्वेश्चन है फिर। इतना अच्छा तो कंसेप्ट लगाया था वो भी नहीं, और कैपिलरी एक्शन को ये मना कर रहा है। रीजन बीइंग ये हो सकता है कि भाई इसमें पानी हमेशा भरा रहता है, और पानी अगर रहेगा तो कैपिलरी एक्शन होगा नहीं। ठीक है, वही है यार, अब तो आंसर मिल गया तो उसके हिसाब से हम अपना वो भी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, चलो जो भी था, हमने काफी मतलब डिस्कशन हुआ इस चीज पे। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लो भाई, ये बताओ इस तरीके के क्वेश्चन, कौन सा सिस्टम किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? प्लेन सेडिमेंटेशन आप किसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हो? देखो जरा इस क्वेश्चन को बताओ। और हाँ बच्चों, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखो, प्लेन सेडिमेंटेशन, प्लेन सेडिमेंटेशन किसको रिमूव करेगा? भाई गैस को रिमूव नहीं करेगा, डिसॉल्व सॉलिड को रिमूव नहीं करेगा, सस्पेंडेड सॉलिड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन वन इसको कर सकता है। फ्लोटिंग सॉलिड जो है, जो तैर रहे हैं सॉलिड, भाई वो क्यों बैठेंगे नीचे, इसे हटाओ। बैक्टीरियल सेल इसे हटाओ, तो ए का हो गया 3। ठीक, फिर इसके बाद आता है ये सब। एरेशन डिसॉल्व गैसेस को हटाएगा 1। स्लो सैंड फिल्टर किसको हटाएगा? गैस को नहीं हटा सकता। डिसॉल्व सॉलिड, डिसॉल्व सॉलिड तो केमिकल, मेरे मेरे हिसाब से केमिकल प्रेसिपिटेशन होना चाहिए। ठीक है, स्लो सैंड फिल्टर किसको हटाएगा? सस्पेंडेड सॉलिड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन 1, ये तो हो गया हमारा 3। फ्लोटिंग सॉलिड, फ्लोटिंग सॉलिड को आप स्लो सैंड फिल्टर से हटा सकते हो 4। और केमिकल प्रेसिपिटेशन, हम जो केमिकल प्रेसिपिटेशन है वो हमारा डिसॉल्व सॉलिड से हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी तो यार वो ऑप्शन भी हैं, वो भी देख सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू में भी हो सकता है कुछ अलग इन्होंने आंसर दिए हुए हों। ठीक है, एक बार इसका आंसर देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, फिर उसके हिसाब से हम आगे करते हैं चीजों को भी। जो हमारा प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक है, सस्पेंडेड सॉलिड, देखो वही प्लेन सेडिमेंटेशन किसको हटाएगा? सस्पेंडेड सॉलिड, जो पार्टिकल तैर रहे हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन 1 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक से ज्यादा, इसका मतलब पानी से भारी है। पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1, और जो सस्पेंडेड सॉलिड है उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है एक से ज्यादा, 1.02, 1.5, मिट्टी के कण 2.67। तो जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है वो नीचे बैठते हैं। ठीक, केमिकल प्रेसिपिटेशन डिसॉल्व, घुले हुए सॉलिड को हटाता है। स्लो सैंड फिल्टर रिमूव, अच्छा स्लो सैंड फिल्टर का इसने बैक्टीरिया रिमूवल कर दिया। मैं तो फ्लोटिंग सॉलिड को हटा रहा था, लेकिन जो फ्लोटिंग सॉलिड है वो किसके द्वारा हटाई जाती है? स्क्रीन के द्वारा हटाई जाती है, जो सबसे पहले लगाया जाता है। एरेशन, हवा से डिसॉल्व गैसेस निकाल लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों। सेडिमेंटेशन लॉ,
देखो, अब अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा सेटलिंग फिनोमिना, क्लासिक सेडिमेंटेशन लॉ, न्यूटन और स्टोक्स का जो सेडिमेंटेशन लॉ है उससे हम एनालाइज कर सकते हैं। भाई स्टोक्स के नियम से हम डिस्क्रीट सेटलिंग, मतलब डिस्क्रीट है मतलब अलेख पार्टिकल, तो मेरे हिसाब से 4.26 का होना चाहिए ए। ठीक है बेटा, ये हो गया इसका आंसर। अब देखो, अभी ये जो बाकी के क्वेश्चन हैं इन्हें आप ट्राई करो। ठीक है, मुझे नहीं लगता इतने मुश्किल क्वेश्चन बच गए हैं, ये हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें अगर आपको डाउट रहता है, इस तरीके के क्वेश्चन जैसे हो गए सेटलिंग वेलोसिटी कंसंट्रेशन, ठीक है, तो इस तरह से करते हैं हम क्वेश्चंस को। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा इसमें टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, लेकिन भाई कोई बात नहीं, एक बार अगर टाइम ज़्यादा लग गया कोई बात नहीं, पूरी आगे ज़िंदगी भर ये चीज़ें हेल्प करेंगी आपको। और वो जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके भेजता हूँ, उसे देखते भी हो तुम लोग, या वो ऐसी रखी रहती हैं? देखते हो, वेरी गुड, क्योंकि वो इसी काम के लिए है। देखिए मैंने तो ये बनाया हुआ है ना आपका, जो हमारा चैनल है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं, जो मैंने जैसे कल दिया था आपको। ठीक है बेटा, तो मैं आज का लेक्चर यहीं तक रखूंगा, मुझे अभी कहीं जाना पड़ रहा है बाहर। फिर हम मिलते हैं कल सुबह, शायद मैं जल्दी रख लूँ 6 बजे या 7 बजे। ठीक है बेटा, तो अ, जो जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं इन्हें एक बार दोबारा से करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो इन चीज़ों की। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।